जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे इसका उत्तर दिया जाएगा। गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। कुछ शुभचिंतक हमारे शुरू में कहे कि आप सिर्फ 2018 का ही रिवीजन कराइए क्योंकि समय नहीं है, पूरा नहीं हो पाएगा। इत्तेफाक देखिए, एग्ज़ाम भी टल गया। नहीं भी टला होता तो हम 11, 12, 13 के पहले तो कंप्लीट वीडियो कर ही लेते। चैलेंज लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन चैलेंज को पूरा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहरहाल मेरा बस यही निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें और रिवीजन का आनंद लेते रहें। आते हैं हम विषय पर। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए थे। सेकंड पेपर 2018 का जो पार्ट 3 हुआ था उसका सेकंड पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत यथाविहित साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित उपबंध की विवेचना कीजिए। देखिए, जो धारा 65 कैपिटल बी है उसको रिलेट करके ये क्वेश्चन है और इस पर हमने पूर्व में भी वीडियो बना दिया है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा कर दे रहे हैं। ये एब्सोल्यूट सेक्शन नहीं है। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो कुछ भी होते हैं न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं उसको धारा 45 कैपिटल ए या धारा 47 कैपिटल ए के तहत विशेषज्ञों की राय के हिसाब से ही उसको, यानी कि प्रमाणकर्ता अधिकारी, अगर जो कोई डिजिटल सिग्नेचर है तो उसका प्रमाण पत्र मान्य होगा, या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसको समीक्षा करता जो होगा, जो उसको एनालिसिस किया होगा, उसके द्वारा जो बातें कही जाएंगी वो उसमें एक्सपर्ट के द्वारा मान्य होगा। और उसके लिए जो सीआरपीसी की धारा 293 है वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ चूँकि अन्य ऐसे मामले हैं जिनको डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट किया गया है, मतलब कुछ ऐसे भी कंप्यूटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए ये स्पेशली धारा 65 कैपिटल बी बना है। और उसको ये कहता है कि इसको जो कंप्यूटर आउटपुट में होगा और जो धारा 65 कैपिटल बी के जो धारा 2 के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा उसको मतलब डॉक्यूमेंट माना जाएगा और बिना किसी अन्य प्रूफ के उसको साबित किया जाएगा। मतलब उसके जो उपधारा 4 में प्रमाणकर्ता अधिकारी जो हैं, जो कंटेंट्स देंगे और एक्नॉलेजमेंट के साथ, तो ये माना जाएगा कि वो ये डॉक्यूमेंट है। तो उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उपधारा 1 में ही बताया गया है कि किन किन मामलों को डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर जो कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट है किसी कंप्यूटर में जिसको कागज़ पर मुद्रित किया गया है, या जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित कोई प्रकाशीय या चुंबकीय माध्यम से भंडारित या अभिलिखित या नकल की गई है, जिसको आगे के उपधारा में कंप्यूटर उत्पाद कहा जाएगा, मतलब कंप्यूटर आउटपुट कहा जाएगा। तो उसको कंप्यूटर आउटपुट को डिम टू डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसको बिना किसी, अगर जो धारा 2 के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो बिना किसी लबो लबाब के उसको साबित किया जाएगा। मतलब उसके लिए अलग से किसी प्रकार का एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं में वो साबित किया जाएगा उसी को प्रस्तुत करके। अब उपधारा 2 में कंडीशन बताए गए हैं कि वो कब कब आउटपुट कंप्यूटर को मान्य किया जाएगा। तो उसमें बताया गया है कि स्पेशली किसी के कंट्रोल में होना चाहिए, रेगुलरली फेड होना चाहिए, सामान्य अनुक्रम में होना चाहिए, बिजनेस के अनुक्रम में होना चाहिए। उन सब सारी चीज़ों को वो फुलफिल करता है तब। और वो कंप्यूटर के बारे में जो धारा 3 है उसमें बताया गया है कि चाहे वो सक्सेसिव हो, चाहे कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो उसके जगह पर दूसरा कंप्यूटर लाया जाए, या कई कंप्यूटरों को मिला करके कंप्यूटर में स्टोर किया जाए, उन सारे विधि के जितने भी तरीके होंगे उसको एक कंप्यूटर समझा जाएगा। और उपधारा 4 में यही बताया गया है कि वो जो कंप्यूटर के जो आउटपुट है, यानी कि जो प्रिंट आउट वगैरह हैं, उसको एक सर्टिफिकेट फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर बाकायदे जो जिस व्यक्ति की अथॉरिटी रही है वो बाकायदे एक्नॉलेजमेंट उसमें इस बात का देगा कि हमारे बेस्ट नॉलेज में ये सब रहा है। और उसके बाद उपधारा 5 में बताया गया है कि चाहे तो वो विथ इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन से हो या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से हो, किसी भी प्रकार से अगर जो वो संधारित है यानी कि स्टोरेज है, तो उसको माना जाएगा कि वो आउटपुट कंप्यूटर है
और उसको साबित किया जाएगा। इस पे जो लेटेस्ट केस है अभी तक का वो अर्जुन वर्सेस कैलाश का है। इसके पहले भी तमाम केसेज हैं, सफ़ी का है और लोग का है, लेकिन जो लेटेस्ट केसेज हैं वो यही है, अर्जुन वर्सेस कैलाश का। तो इसके साथ इसका क्वेश्चन का आंसर देकर के आप तो पूर्ण कर लेंगे। एक बार मेरा एविडेंस एक्ट का या जो पिछला वीडियो है उसमें हमने 65B का बाकायदे जो है एक एक लाइन का हमने जो है व्याख्या किया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये देखिए ड्राफ्टिंग से संबंधित है, तो इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। पुनः क्वेश्चन नंबर 11 भी ड्राफ्टिंग से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय के दायित्व के अधीन संपत्ति से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 60 है उससे संबंधित है, और 60 में बताया गया है कि चाहे वो जंगम संपत्ति, 2 उसमें उपधाराएँ हैं। उपधारा 1 में जो प्रोविजो है वो कम से कम 20 कैटेगरी के हैं कि उसमें कुर्की नहीं की जा सकती है। 6 उसमें स्पष्टीकरण बताए गए हैं, और जो मेन धारा है, धारा 60 का उपधारा 1, उसमें बताया गया है चाहे वो जंगम संपत्ति हो या स्थावर संपत्ति हो, या जो है कोई भवन हो, भूमि हो, या कोई निर्माण हो, या कोई हुंडी हो, बैंक में धन हो, अन्य प्रतिभूति हो, कोई निगम का अंश हो, कोई बैंक नोट हो, चेक हो, विनिमय पत्र हो, कोई माल हो, इन सारे चीज़ों का जो है कुर्की किया जा सकता है एक डिक्री के निष्पादन में। अब जो प्रोविजो है, प्रोविजो में कम से कम 20 जो उसमें बताए गए हैं क से लेकर त तक कि वो किन किन मामलों में नहीं किया जा सकता है कुर्की। तो एक तो वही है कि पहला वाला कि उसमें जो नीड है उसकी आवश्यकता है, यानी कि वस्त्र वगैरह हैं उसके और उसके परिवार के, या कोई ऐसा आभूषण वगैरह है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, जैसे मंगलसूत्र वगैरह है, तो उसको नहीं टच किया जा सकता है। कोई बर्तन वगैरह है नहीं टच किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो उसका ख है, ये कह रहा है कोई शिल्पी है या औजार है जिससे उसकी आजीविका चलती है, तो वो ऐसे साधनों को भी उसको जो है कुर्की से मुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है सी में कोई ऐसा गृह वगैरह है जिसमें नौकरों को रहने के लिए कोई ऐसी बातें दी गई हैं, मतलब सर्वेंट हाउस जो है उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। उसके बाद डी में कह रहा है कोई लेखा बहिया है उसको कुर्क नहीं की जा सकती है। उसके बाद ई में कह रहा है कि नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र केवल नहीं कुर्क किया जा सकता है। उसके बाद से व्यक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार है उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद से कह रहा है कोई ऐसी वृत्तिकाएँ उपदान या जो सरकार के या स्थानीय प्राधिकारी के होने के नाते कोई ऐसा पेंशन भोगी के रूप में है जिसको पेंशन मिल रहा है, तो वो भी कुर्क नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी चाहे वह धन में हो या वस्तु में, चाहे जिस रूप में संदेह हो, कुर्क नहीं की जा सकती है। उसके बाद से ये कह रहा है कि कोई ऐसा भरण पोषण की डिक्री से भिन्न कोई अगर जो निष्पादन के लिए कुर्की का है तो उसमें वेतन के प्रथम 1000 और बाकी के 2/3 कुर्क नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें इसका भी एक प्रोविजो है, कह रहा है कि परंतु जहां ऐसे वेतन के ऐसे प्रभाग का जो कुर्क किया जा सकता है, कोई भाग कुल मिलाकर 24 मास की अवधि तक लगातार या आंतरायिक रूप से कुर्क रहा है, वहां जब तक आगे की 12 मास की अवधि समाप्त न हो जाए तब तक ऐसे भाग को कुर्की से छूट प्राप्त होगी। और जहां ऐसी कुर्की एक ही डिक्री से निष्पादन में की गई है वहां कुल मिलाकर 24 मास की अवधि तक कुर्की चालू रहने के पश्चात ऐसे भाग को उस डिक्री के निष्पादन में कुर्की से अंतिम रूप से छूट प्राप्त होगी। अब उसके बाद से कह रहा है कि अगर जो भरण पोषण का डिक्री है तो उसके निष्पादन में वेतन का 1/3 कुर्क नहीं किया जाएगा, बाकी सब कुर्क हो सकता है। फिर उसके बाद से कह रहा है कोई ऐसा वायुसेना का कोई अधिनियम के तहत कोई वेतन भत्ता वगैरह किसी को मिल रहा है, या कोई नौसेना है या कोई ऐसा सेना अधिनियम के तहत कोई वेतन भत्ता मिल रहा है, तो उसके भी सैलरी को कुर्क नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से कह रहा है कोई ऐसे इससे संबंधित कोई प्रोविडेंट फंड है भविष्य निधि में, या ऐसे निधि में के कोई ऐसा व्युत्पन्न भविष्य निधि अधिनियम के तहत कोई जमा करते आ रहा है, तो वो भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से ये कह रहा है कि निर्णीत ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेश आवेदन, मतलब कोई अगर उसने बीमा वगैरह कराया है और उसके लिए कोई धन इकट्ठा किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप 20 लाख का कोई बीमा पॉलिसी किए हैं और वो सालाना आपका देय है, तो साल भर में जो भी आ रहा है प्रीमियम
उस प्रीमियम को कुर्क नहीं किया जाएगा, वो आपका देने के लिए छूट है। उसके बाद करें किसी ऐसे निवास भवन के पट्टेदार का हित जिसको भाटक और वास सुविधा के नियंत्रण से संबंधित तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के उपबंध लागू होते हैं, वो भी कुर्क नहीं किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई सरकार के किसी सेवक की या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक की उपलब्धियों या भाग स्वरूप ऐसा कोई भला जिसके बारे में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, वह कुर्की से छूट प्राप्त है। और ऐसे किसी सेवक को उसके निलंबन काल में दिया गया कोई जीवन निर्वाह अनुदान या भत्ता भी है। उसके बाद करें उत्तरजीविता या उत्तराधिकार की प्रत्याशा अथवा अन्य केवल समाश्रित या असंभव अधिकार या हित, भावी भरण पोषण का अधिकार। उसके बाद करें ऐसा भत्ता जिसके बारे में किसी भारतीय विधि ने यह घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छूट प्राप्त है। जैसे कि उसमें है ना कि चलिए यहाँ डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, समय ज़्यादा किल हो जाएगा। जहाँ निर्णीत ऋणी कोई ऐसी व्यक्ति है जो भू राजस्व के संदाय के लिए दायी है, वहाँ कोई ऐसी जंगम संपत्ति ऐसे राजस्व के बकाया वसूली के लिए विक्रय से ऐसी विधि के अधीन छूट प्राप्त है जो उसे तत्समय लागू है। तो इस प्रकार से इतने संपत्तियों का आप कुर्क नहीं कर सकते हैं। बाकी स्पष्टीकरण इसमें 6 है। उसके बाद से 1A है, ये कह रहा है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह करार जिसके द्वारा वह व्यक्ति इस धारा के अधीन छूट के फायदे का अधिग्रहण करने का करार करता है, शून्य होगा। और उपधारा 2 जो है यही कह रहा है कि इस धारा की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किन्हीं ऐसे गृहों या अन्य निर्माणों को उनके मलबों और स्थानों के तथा उनसे अव्यवहित रूप से संलग्न और उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि के सहित ऐसे गृह निर्माण स्थान या भूमि के भाटक के लिए डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की या विक्रय से छूट देती है। मतलब इसका भी एक प्रोविजो दे दिया। जो यहाँ पे 20 प्रोविजो था उसमें से एक प्रोविजो ये भी था कि नहीं कुर्क की जा सकती थी, तो उसका भी एक प्रोविजो ये दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। चूँकि सन 2018 में कहना नहीं चाहिए, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है सिर्फ मेरिट बिगाड़ने के पर्पज से बनाया गया है। अब चूँकि लॉ है तो लॉ में सारे क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मान के चला जाता है कि आपको सब कुछ नॉलेज होगा, लेकिन ये 3 साल के जो परीक्षाएं हुई उसमें टॉपिक से हट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि ये पता चले कि आप उन सब सेक्शनों को भी पढ़ते हैं कि नहीं। अब इसके बाद से फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी आपका ड्राफ्टिंग से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो पहला है धारा 133 के अंतर्गत लोक अवदूषण जो CRPC में है। तो इस पे भी हमने पूर्व के पेपरों में क्वेश्चन पूछा था, वीडियो हमने बनाया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रीफ में ये है कि जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को या इस निमित्त सशक्त कोई मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट से इतला मिलती है या कोई अन्य तरीके से उसको इतला मिलती है कि कोई ऐसा जगह है जिससे कि लोक शांति खतरा उत्पन्न हो सकता है, लोक न्यूसेंस हो सकता है, और उसमें क से लेकर च तक यानी कि ए से लेकर के F तक उसमें बताए गए हैं कि किन किन कंडीशनों में होगा, तो उसमें एक आदेश जारी किया जाएगा कि आकर के वो नोटिस का जवाब दे। और उसमें उन सब बातों को या तो आदेशात्मक होगा या तो निषेधात्मक होगा, मतलब कुछ कार्य करने के लिए होगा, कुछ कार्य न करने के लिए होगा। अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि अगर जो कोई क वाले में कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी, जल सरणी से जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है और उसको ऐसा है कि उसका विधि विरुद्ध किया गया है जिससे न्यूसेंस हटाया जाना है, तो वहाँ से हटाने का आदेश कर सकता है। या कोई ऐसा व्यापार या उपजीविका है जो कि चलाने से किसी सामान्य जन वर्ग को स्वास्थ्य और क्षेम की असुविधा हो सकती है, तो उसको कहा जाएगा कि इसको हटा लिया जाए या इसको बंद कर दिया जाए। या कोई ऐसा भवन का निर्माण हो रहा है या कोई ऐसा बयान किया जा रहा है जो कि विस्फोटक टाइप का है और उससे एक जन सामान्य को हानि हो सकती है, तो उसको भी कहा जाएगा कि इसको हटाया जाए। या कोई ऐसा भवन है या कोई तंबू है या कोई ऐसा संरचना है, वृक्ष है जो किसी ऐसे जगह पे है जहाँ से राहगीर आते जाते हों और वो कभी भी गिर सकता है और किसी को भी नुकसान हो सकता है, तो ऐसे गृह को या तंबू या भवन को या वृक्ष को ध्वस्त करा करके उसको हटाने का निर्माण आदेश किया जाएगा। या कोई ऐसा मार्ग है जो लोग पार्श्वस्थ लोक स्थान में है, जहाँ से गड्ढे हैं, जलसरणी है, जहाँ से लोग को गिरने की संभावना है, तालाब वगैरह, तो वहाँ अगल बगल के चारदीवारी डलवाने के लिए या बाड़ लगवाने के लिए आदेश कर सकता है।
या कोई ऐसा भयानक जीव जंतु है कोई पाले हुए है जो खूंखार प्रवृत्ति का है, जिससे किसी व्यक्ति को काटने से या उससे जो है वो हो सकता है, जैसे कोई सांप पाल ले, भालू पाल ले, इस तरीके का। तो इस तरीके के जंतुओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जंगल में छोड़ने के लिए इस तरीके का आदेश वगैरह दिया जा सकता है। बकायदे उसके बाद से 134 की प्रक्रिया अपनाई जाती है, समन वगैरह भेजा जाएगा, फिर उस पर सुनवाई होगा। तो उसमें चूँकि पूछा नहीं है, सिर्फ 133 का पूछा है, तो इसका उत्तर हम लोग देके प्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 का ही बी है। ये कह रहा है किसी अपराध की जांच या विचारणा के दौरान अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु न्यायालय की शक्ति क्या है। तो धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। इस पर भी हमने बृहद चर्चा की है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसी का सी क्वेश्चन है, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आरोप की अंतर्वस्तु क्या है। तो इसमें भी 211 जो धारा है, 211, 212, 213, उसमें बताए गए हैं कि आरोप की अंतर्वस्तु कैसे विरचित की जाएगी। और इस पे भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत हम लोगों ने चर्चा किया है, तो आप लोग देखिएगा। फिर विवेचनापूर्ण होने पर पुलिस अधिकारी की आख्या, तो इसका भी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इस पे भी हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है पिछले के वीडियो में। इधर जो 2018 के पेपर हुए उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण होता है। अब जो 2018 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आखिरी डी वाला, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि सामान्य यही नियम है 173 के तहत कि जब भी विवेचना पूर्ण हो जाएगा तो यथासंभव शीघ्र जो है उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा चार्जशीट के रूप में अन्वेषण अधिकारी द्वारा। और जो 1A है, अमेंडमेंट करके आया है, उसमें एक बहुत मतलब एक टेक्निकल चीज़ दी गई है कि जहाँ कोई मामला लैंगिक हिंसा से संबंधित है किसी महिला के विरुद्ध, तो वैसे मामलों में 2 महीना के भीतर अन्वेषण पूर्ण करना ही होगा। और यही बात धारा 309 में भी दिया गया है कि उसको जो है ट्रायल भी 2 महीने के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है इसमें एक्स्ट्रा, बाकी तो सब सामान्य है। तो वो 173(2) में क्या क्या होगा, पक्षकारों का नाम होगा, इतला का प्रारूप होगा, मामले के परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों का नाम होगा, अपराध तथा अभियुक्त का नाम होगा, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है इत्यादि। और उसके साथ में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह है जो कि अभियुक्त को नहीं दिखाना चाहिए या जनसामान्य के लिए हितकारी नहीं है, तो इस बात का भी उसमें मेंशन किया जाएगा। इन सब चीज़ों का ब्यौरा बना करके चार्जशीट पेश कर दिया जाता है। बहरहाल ये सन 2018 का जो तृतीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर, ये समाप्त होता है। इसके बाद थर्ड पेपर आता है। अगले वीडियो में हम थर्ड पेपर का चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग धीरे धीरे लगभग सारे पेपरों का रिवीजन कर लिए। अब एक पेपर और बच गया है और वो भी लगभग रिपीटेड ही क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें लगता है कि एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामना है आप लोग के साथ। मेरे वीडियो को लगातार आप लोग देखिए और अन्य लोगों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।